ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा। यदि कोई चैप्टर बाकी रहता भी है तो आप मेरी वीडियो देखकर उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सैम्पल पेपर करने का तभी फ़ायदा है जब हम अपनी वीडियो अपने जो सिलेबस है वो ठीक से कंप्लीट कर रहे हैं। यदि कंप्लीट होता है तो इसको करने का फ़ायदा है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। केवल 4 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चैप्टर क्लियर हो, उसके बाद ही सैम्पल पेपर की बात होती है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जो सैम्पल पेपर के लिए है। ये सैम्पल पेपर्स मार्च 2022 में होने वाले सीबीएसई टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए हैं, जो मार्च 2022 में आपके अभी 26 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं, है ना। इनको मार्च के पेपर बोल देते हैं। 26 ऑफ अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आएगा, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट की बात करेंगे कि पेपर किस किस तरह से आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट में हम देखते हैं हमारे पास इस टर्म सेकंड के सिलेबस में क्या क्या है। पहले तो ये देखते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर है, जिसको यूनिट 1 है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। आपके जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें ये 13 मार्क्स का दिया हुआ है। बिल्कुल मत विश्वास करना, भले ही सीबीएसई की साइट पे ही है, लेकिन ये पक्का केवल 10 मार्क्स का आएगा। इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, कितने हो गए? 10 मार्क्स। ये कहानी इस चैप्टर की होगी, इस यूनिट की होगी। इसके बाद ये दोनों यूनिट हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ऐसा ही है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। यूनिट 2 फर्स्ट टर्म में आ चुकी थी, इसलिए ये है यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण, जो यूनिट 3 है, जिसको हम ADAS बोल भी शॉर्ट में कह देते हैं। ये 12 मार्क्स की है बेटा जी। सीबीएसई के पेपर में ये 9 मार्क्स की है। नो नहीं, 12 मार्क्स की आएगी। बहुत ध्यान देना है इस चैप्टर पे। और इजी चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो 5 और 3 8, 10, 12 मार्क्स के हो गए जी। इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 2 यूनिट हैं। IED चैप बुक बोल देते हैं उसको, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें एक यूनिट 7 जो आपके सेकंड टर्म में है। इसमें केवल 3 चैप्टर हैं आपके, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोजगार, आधारिक संरचना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। देन इन तीनों चैप्टर्स में से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ये इंटरनल डिवीजन नहीं है, लेकिन इन तीनों चैप्टर से कुल मिला के कितना आएगा ये सीबीएसई का सिलेबस बताता है। इसमें से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो ये भी चैप्टर 12 मार्क्स का है। इन चैप्टर्स को पढ़ के आप एक बार आइडिया लेते हैं तो आपके पास होने में ये बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट 8, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन, कुछ इस तरह से नाम है, जिसमें हमने इंडिया की, भारत, चीन और पाकिस्तान की कंपैरिजन, तुलना की है। ये यूनिट 8 है। इसमें से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स और 3 मार्क्स, केवल 2 क्वेश्चन आने हैं 6 मार्क्स के। और इसी में ही ब्लू प्रिंट में ही बताए, आप ये देख लीजिएगा, एक टेक्स्ट आता है, गद्यांश, है ना।
केस स्टडी कह लो उसको, केस स्टडी वाला प्रोग्राम इसमें है। तो उम्मीद है ना, ये पक्का नहीं है वैसे, कंफर्म नहीं होता, लेकिन उम्मीद है केस स्टडी इंडिया चाइना पाकिस्तान के लिए ही आएगी। तो अब हम इस चैप्टर को यदि देखें तो क्या कहानी बनती है बेटा जी। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स 5 क्वेश्चन कितने हो गए जी, 10। ये 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 इंटू 5 कितने हो गए, 15। ये हो गए थे 10। और 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चंस, मीन्स हमारे 5 मार्क्स 3 क्वेश्चन, ये भी हो गए 15। तो 15 प्लस 15 प्लस 10 टोटल हो गए 40। टोटल क्वेश्चन हो गए 5 प्लस 5 प्लस 3 13। इसका मतलब आपके पेपर में 13 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी 10 मार्क्स आपके किसके होंगे, प्रोजेक्ट के। टोटल 50 मार्क्स का होगा। ऐसे ही 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में हो चुका है। समझ आई बात, बोलो। इसके साथ एक चीज और थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। इंटरनल चॉइस होती है हमारे पास, पेपर में इंटरनल चॉइस भी आएगी, मीन्स अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कुछ, फिर यहां लिख देते हैं और अथवा, फिर एक और। इस इंटरनल चॉइस में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये, है ना, कोई सा एक ही करोगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन। अब याद कर लो बस, अभी तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने। 3 इंटरनल चॉइस होती हैं इसमें। 3 मार्क्स क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। एक इंटरनल मीन्स एक क्वेश्चन में और वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 क्वेश्चन और वाले आएंगे। 5 मार्क्स 1 इंटरनल चॉइस होगी, है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। कितनी इंटरनल चॉइस होंगी, केवल 1। किसी ये यदि हम पेपर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। ज्यादा अब सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आर 3 मार्क्स क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 3 क्वेश्चन हो गए ना, 5 मार्क्स क्वेश्चन। आपको पेपर में पक्का यही कहानी मिलेगी, ठीक है जी। इन 5 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन के पार्ट कर देते हैं, जैसे 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट कर दिया एंड बी पार्ट कर दिया। ए पार्ट 3 मार्क्स का, बी पार्ट 2 मार्क्स का, या ए पार्ट 2 मार्क्स का, बी पार्ट 3 मार्क्स का, चाहे जो लिख सकते हैं। तो पार्ट भी करके दे देते हैं, जरूरी नहीं है 5 मार्क्स का केवल सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आज हम एक सैंपल क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हम ये पेपर कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि सोल्व करने का मेथड क्या है, कैसे सोल्व करें। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले आप ये रखिएगा कि 15 मिनट्स का आपका टाइम होता है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का। 2 आवर्स का पेपर है, 40 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स, इनसे अलग 2 आवर्स से अलग 15 मिनट्स आपको इस पेपर को रीड करने के लिए होते हैं। जब आप पेपर रीड कर रहे हैं 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पूरे को ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद तभी सोच लीजिएगा, एक तैयारी कर लीजिएगा मेंटली कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले जो आपको सबसे इजी लग रहा है, जो सबसे अच्छा याद है, वो क्वेश्चन करिएगा। वो भले ही क्वेश्चन नंबर 10 है, भले ही क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको क्वेश्चन नंबर ठीक से साफ साफ स्पष्ट और बोल्ड लेटर्स में डालना है, जिससे कॉपी चेक करने वाले को दूर से ही दिख जाए कौन सा क्वेश्चन है। यदि आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, उसमें दोनों हैं,
एक मेन क्वेश्चन है, एक और वाला भी है, तो फिर यहाँ ऐसे डालिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और, यदि आप और वाला पार्ट कर रहे हैं तो, वरना तो क्वेश्चन नंबर 10 से ही काम चल जाएगा। समझ आई बात? तो आप इनकी एक नंबरिंग कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कब करना है, कैसे कैसे पेपर सॉल्व करना है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे मार्क में जो आपको अच्छे से याद है वो सबसे पहले, और सबसे टफ क्वेश्चन सबसे बाद में, जो सबसे कम याद है आपको। चलिए जी, इंस्ट्रक्शंस सेम है, सब्जेक्टिव पेपर है, containing 13 question. Question number 1 to 5 are very short answer question carrying 2 marks each. They are required to be answered in 30 to 50 words. है ना, इन वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स लगभग उतने ही आएंगे, ज़्यादा लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, किसी में कम लिखे गए, आंसर करेक्ट होना चाहिए। इन इतने वर्ड्स, लगभग इतने वर्ड्स के लिए ही क्वेश्चन बनता है। हो सकता है सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन बड़े बना दिए जिससे बच्चों को सीख भी लें साथ में, वो एक अलग बात है। पेपर में इतने ही वर्ड्स में लगभग कवर हो जाता है, और यदि नहीं भी हो रहा ज़्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। केवल पेपर में टाइम का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर आपने 2 शुरू किया और पूछिए इतनी सी बात और तुम कहानी लिख रहे हो इतनी सारी, और सारा टाइम उसी में कंज्यूम कर दिया, तो उसमें तो पक्का 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन भाई और दूसरे क्वेश्चंस का क्या होगा? टाइम तो सारा हमने इसी में लगा दिया, 2 नंबर से तो पास नहीं होने वाले हम। तो ये ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। दे आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन 50 to 80 वर्ड्स। ये 80 to 120 है, जो 11 to 13 5 मार्क्स क्वेश्चन है। आंसर शुड बी ब्रीफ, और ये सारी तो आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी मिलती हैं, एक बार पढ़ लेना। इनको आज ही पढ़ लेना, वहाँ एज इट इज लिखी मिलेंगी तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक नज़र मार लेना बस। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग ए गिवन ईयर द नॉमिनल नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। While the real national income increased by 6%, ये कितने परसेंट हो रही है? 14% इंक्रीज हो गई। कौन सी? नॉमिनल, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। जब आप मौद्रिक राष्ट्रीय आय, नॉमिनल नेशनल इनकम की बात पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए बात, नॉमिनल नेशनल इनकम कहाँ, किससे होती है? जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको किससे? करंट ईयर के प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये आती है नॉमिनल नेशनल इनकम। वाइल द रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि रियल नेशनल इनकम होती है हमारी जब हम उस ईयर के प्रोडक्ट्स को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कौन से ईयर, कहाँ से मल्टीप्लाई किया जाना है? बेस ईयर से। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 2%। पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ? 2% का। व्हाट हैज कॉज्ड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम? मौद्रिक आय और वास्तविक आय में ये अंतर क्यों है? हाउ मच इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। 2 पार्ट पूछ लिए भाई, एक पूछा है ये वाला और एक पूछा है रियल पर कैपिटा इनकम में क्या इंक्रीज होगा। चलिए जी, ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है। अब ये क्या कहते हैं, आंसर में क्या लिखना है हमें? चेंज इन नेशनल इनकम ओवर ए ईयर ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉमिनल, मौद्रिक आय में क्या क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्लस चेंज इन प्राइस लेवल। ये नॉमिनल की बात है, और रियल में केवल ए पार्ट आएगा।
However, change in real income refers to change in quality of goods and services only. केवल गुड्स और सर्विसेज के चेंज में ही बात करता है रियल इनकम. Therefore, नॉमिनल में कितना चेंज हुआ? 14% इन द नॉमिनल इनकम ओवर द ईयर इज पार्टली ऑन अकाउंट. अब इसमें दो पार्ट हैं, कौन कौन से? चेंज इन 14% में चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज और चेंज इन प्राइस. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6% पार्ट तो गुड्स एंड सर्विसेज का है, क्योंकि ये रियल के बराबर होना चाहिए, और बाकी का कितना बचा? 8%, वो प्राइस के कारण चेंज है. परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रिमेनिंग 8% मस्ट बी ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल. ये तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा हाउ मच इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम. भाई रियल इनकम कितना इंक्रीज हुआ? राइज इन रियल नेशनल इनकम 6% था. पॉपुलेशन कितनी होगी? 2%. कितना बचा? 4%. दैट्स ऑल. देन सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का और है, और पार्ट अथवा पार्ट. गिव रीजन्स एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग स्टॉक एंड फ्लो. फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज प्रोडक्शन. कैपिटल स्टॉक है या फ्लो है? प्रोडक्शन स्टॉक है या फ्लो है? बताना है, और क्यों है? रीजन्स देने हैं. स्टॉक क्या होते हैं भाई? विच आर कैलकुलेटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ये आपको याद रखना है, हैं? इसी कारण तो कह रहा हूँ, जब आप बुक कंप्लीट कर लेते हैं तभी करने का आनंद आता है इसको. फ्लो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय की एक अवधि में, है ना. पीरियड ऑफ टाइम एक समय की निश्चित अवधि की बात कर रहे हैं हम. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जैसे हम बात करें 13 जनवरी 2022. ड्यूरिंग पीरियड की बात करें कि भाई मार्च 2021 टू फरवरी 2022, या एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें, या हम 1 मंथ की बात कर लें, पर ईयर की बात कर लें. इट मीन्स इसमें वर्ड यूज होगा पर ईयर, पर आवर. देन कैपिटल, पूंजी बोलते हैं इसको. क्या करेगी? कौन सा है? स्टॉक वेरिएबल है. इट इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ टाइम. भाई आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी कैपिटल है, कितनी पूंजी है, कितनी संपत्ति है, कब बताओगे? आज की तो बताओगे, कल हो सकता है बढ़ जाए, कम हो जाए, है ना. आज की कितनी है? आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आज की डेट में कितना है, ये बताओगे. या मैं पूछूं कि आपसे 10 दिन पहले 10 जनवरी को कितना पैसा था, तो वो बताओगे. तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होगा. प्रोडक्शन, किसी कंपनी का, किसी भी फार्म का प्रोडक्शन, भाई इतनी क्वांटिटी पर ईयर, या मेरी कंपनी में इतने पीस पर मंथ बनते हैं. मारुति कंपनी 1000 गाड़ियाँ पर वीक बनाती है, तो इस तरह से कुछ होगा ना, तो पर वर्ड होगा. देन इट मीन्स प्रोडक्शन इज ए फ्लो. क्या हो गया? फ्लो. इट मेजर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है बेटा जी. आगे बात करें, ये एक 1 मार्क्स के हो गए दोनों. एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़. एक इकोनॉमी में 125 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया. इन्वेस्टमेंट मीन्स आई, निवेश कर दिया. नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाय 500 करोड़. तो आय में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी बढ़ गई?
100 करोड़। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या निकलवा रहा है ये? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या क्या, बस सबसे पहले तो आप यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, भले ही हमें टाइम लगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है बेटा जी। एक दिया हुआ है मुझे आई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई हो गया कितना, 125। एक दे दिया मुझे क्या, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डेल्टा वाई कितनी, 500। निकालना क्या है मुझे, MPC। MPC के कौन कौन से फॉर्मूले याद है मुझे? एक फॉर्मूला था मेरे पास, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। नहीं भाई ये तो नहीं लगने वाला, क्योंकि MPS के आसपास भी नहीं दे रखा कुछ चीज़ें। कैंसिल, कैंसिल करें इसे, नहीं बनेगी बात। और कोई फॉर्मूला याद है? एक फॉर्मूला था मेरा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसको ट्राई करके देखते हैं। K का क्या फॉर्मूला था भाई हमारे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हाँ ये दोनों दे रखे हैं भाई, ये हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले K निकालें, K में K की वैल्यू यहाँ रख के MPC निकाल लेंगे। एक दिमाग में क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मैपिंग हो गई, और मैपिंग हो गई तो अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम K डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना हो गया बेटा जी, 500, डेल्टा आई 125। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 4। इट मीन्स K की वैल्यू हो गई मेरी 4। K की वैल्यू 4 होने पर अब मैं निकाल सकता हूँ MPC इज इक्वल, सॉरी उसी से करते हैं चलो, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, क्योंकि फॉर्मूला तो यही याद है ना, तो हम ये नया फॉर्मूला लिखते ही नहीं। K की वैल्यू कितनी रख लूँ, 4/1 माइनस MPC। इसके नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट मीन्स ये सारे को 4 से, 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1, ये इधर ले जाएंगे -4 -3, तो -4 MPC इज इक्वल टू -3 MPC इज इक्वल टू -3/-4, दोनों कैंसिल हो गए, 3/4, ये हो गया 0.75। तो MPC की वैल्यू कितनी निकल गई, 0.75। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा जी। इसी में और क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन था, ये सेकंड क्वेश्चन का, इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न अबाउट द राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन इकोनॉमी वाई। इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में चिंतित होते हैं, ऐसा क्यों? MPS, we know that MPS plus MPC is equal to 1. If MPS increase then MPC decrease। भाई MPS मान लीजिए 0.2 है, 0.2 है, और इसका टोटल 1 आना है, तो MPC 0.80 होगी, तभी तो 1 बनेगा। अब मान लीजिए MPC इंक्रीज हो जाती है, 0.6 हो जाती है, आंसर तो 1 ही आना है टोटल, तो यहाँ कितना हो गया 0.4, 8 से 4 हो जाएगी, ये 0.04 बढ़ेगी तो ये 0.04 पक्का कम होगी। इट मीन्स इफ MPC rises then, sorry, if MPS rise then MPC will decrease। और MPC सीधी सीधी किससे जुड़ी हुई है, कंजप्शन से, और कंजप्शन किससे जुड़ा हुआ है, AD से। AD इज इक्वल टू C+I होता है, और यदि ये कंजप्शन कम हो गया तो क्या होगा, AD भी कम हो जाएगी, और AD कम होगी तो अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ जाएगी।
बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मंदी आ जाएगी, ये सारी कहानी हो जाएगी। एज वी नो द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज यूनिटी, मीन्स एक होता है। एनी इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वुड लीड टू डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यदि एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी बिल्कुल कम होगा। इट मीन्स व्हेन इंक्रीज इन इनकम लेसर एंड लेसर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, यदि एमपीएस बढ़ता है तो जैसे हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है तो उसका बहुत कम हिस्सा हम कंजप्शन पे खर्च करेंगे। एज कंजप्शन इज इम्पोर्टेंट components of aggregate demand, it consumes falls. If consumption falls, aggregate demand fall, aggregate demand भी गिर जाएगी, which will further leads a fall in the equilibrium level of income in the economy. This leads to recession and employment, जैसा मैंने ये आपको बता दिया। थर्ड वन इज गिवन दैट नेशनल इनकम इज 80, क्या दिया हुआ है भाई, Y80, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 64, सी कितना दे दिया 64। इनको मैं ब्लू पेन से करता हूँ, थोड़ा सा बारीक पेन है। y इज इक्वल टू दिया है बेटा जी 80 एंड c इज इक्वल टू 64। फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या पूछा है, APS। बेटा जी इस बात को देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। यहाँ नहीं प्रोपेंसिटी टू सेव, बस प्रोपेंसिटी पढ़ते ही हमें MPS MPC कुछ भी जो दिमाग में आया वो ही लिख मारते हैं। एवरेज, औसत, इट मीन्स A, प्रोपेंसिटी तो ठीक बात है, सेव S। ये ध्यान से लिखना है कि हमें निकालना क्या है ना। इसको अक्सर बच्चे में देखता हूँ, इसको MPS निकाल देते हैं, बस यहाँ पढ़ लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बस MPS पे कोशिश करना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन सारा गलत, टाइम भी बेकार सब। देन व्हेन इनकम राइजेज टू 100 करोड़, डेल्टा Y, इनकम कितनी हो गई बेटा जी 100 राइज होकर हो गई, पहले कितनी थी 80, तो कितनी बढ़ गई 20। एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹2.78 करोड़, तो डेल्टा C भी हम निकाल सकते हैं, कितना, अब कितना हो गया 68, पहले कितना था 64, कितना हो गया 14। व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC, एक हमें निकालना है APC, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक निकालना है हमें MPC। तीन चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं APS की। APS का फॉर्मूला क्या है भाई, कुछ है आइडिया, S/Y, ठीक है। Y दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। S सेविंग, नहीं जी सेविंग नहीं दे रखी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंजप्शन है। Y इज इक्वल टू मेरे पास होता है जब इक्विलिब्रियम में C+S, या तो हम कंजप्शन करते हैं या सेविंग करते हैं, अपनी इनकम के दो ही काम कर सकते हैं। इट मीन्स इस फॉर्मूले से मैं S निकालना चाहूँ तो S इज इक्वल टू Y माइनस C, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दूँ तो S आ जाएगा। इट मीन्स Y माइनस C अपॉन Y, Y कितना था बेटा जी मेरा 80, माइनस C 64 अपॉन Y 80, 80 माइनस 64 कितना हो गया भाई 16/80, 1 अपॉन 5 0.2, तो APS तो हो गई बेटा जी मेरी 0.2, निकाल सकते हैं। सेकेंड इज MPC, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, अभी निकाला था हमने डेल्टा C कितना 14, डेल्टा Y
कितना भाई, डेल्टा वाई 20, ऐसा ही है। 7/10 इज इक्वल टू 0.7, तो एम पी सी हो गई मेरी 0.7। एक क्या पूछा है हमसे, ए पी सी। ए पी सी ए पी सी सी बाई वाई। भाई फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा जी, हैं। पेपर में मैं नहीं बैठा रहूँगा इस तरह से फटाफट फटाफट आपको आगे से आगे फॉर्मूले बताने के लिए। अब सी कितना है बेटा जी, नई कंडीशन में पूछा है जब ये चेंज हो गई, है ना। अब सी कितना हो गया हमारा 78, वाई कितना 100, देन 0.78। दैट्स द 3 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जीरो एम ए पी एस 0.2, एम पी सी 0.7, ए पी सी 0.78। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What will happen if there is no additional employment generated in the economy even though the economy is able to produce goods and services in the economy? क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पहले हमें क्लियर हो कि हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते या क्वेश्चन का आंसर गलत देने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, तो क्या होगा। हाउ विल जॉबलेस ग्रोथ हैपन, रोजगार विहीन विकास, है ना। विकास तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा उसकी अभी बात करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा इसका मतलब इसको हम कहते हैं रोजगार विहीन विकास। हाउ जॉबलेस ग्रोथ, ये कैसे होती है, कब होगी भाई। प्रोडक्शन तो बढ़ता रहे, रोजगार उतनी अनुपात में उतनी तेजी से ना बढ़े जितनी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कैसे, जब हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ए जॉबलेस ग्रोथ हैपन्स व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस यूजिंग कैपिटल इंसेंटिव मेथड, पूंजी प्रधान विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। सब चीज़ें फैक्ट्री में सारा ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं, कम से कम लेबर की ज़रूरत होती है, सारा काम मशीनरी करती हैं, कंप्यूटर करते हैं, रोबोट करते हैं, है ना, ऑटोमेटिक होता है। तो दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। अब मशीन से कैपिटल, पूंजी प्रधान कैपिटल इंसेंटिव मेथड 11th में पढ़ा होगा आपने, है ना। ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, खतरनाक है। क्यों है, अनलेस एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी पॉवर्टी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। बाजार में सामान तो बढ़ रहा है लेकिन मैं खरीदूंगा तो तभी जब मेरी इनकम बढ़े। मैं तो खरीद नहीं पा रहा तो मैं तो गरीब ही रहूँगा क्योंकि मेरी जॉब नहीं मिल रही। विदाउट एम्प्लॉयमेंट पीपल विल नॉट हैव एन इनकम। रोजगार नहीं होगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, और विदाउट एन इनकम हु विल बाय द गुड्स एंड सर्विस। जब मेरे पास इनकम ही नहीं है, बाजार में वस्तुएं गुड्स एंड सर्विसेज चाहे जितनी बढ़ जाएं लेकिन मैं खरीदूंगा कैसे। विच लीड्स टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, रिसेशन शुरू हो जाएगा। समझ आई बात। तो जॉबलेस ग्रोथ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसी का एक और पार्ट है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ रिड्यूस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीजनल मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम क्या करें, है ना।
इसमें बेटा जी ये नोट्स आपको ये वाला सैम्पल पेपर आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। भारत में मौसमी बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या हैं? सीजनल एम्प्लॉयमेंट ओकर्स व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। एक ईयर के एक निश्चित टाइम में, जैसे फसल के बोते समय, काटते समय तो बहुत सारा रोजगार गांव में होता है, लेकिन जब फसल बीच, इनके दोनों के बीच का पीरियड है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खेतों में काम की, तो उस समय रोजगार नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कम करने के लिए हम क्या करें? डेवलपमेंट एक्टिविटीज एलाइड टू एग्रीकल्चर सर, जैसे डेयरी फार्मिंग हम साथ में रखें। ये तो इसमें क्या होगा? दूध उत्पादन, पशुपालन है, तो एनिमल हस्बेंड्री है, इन सब में तो क्या होगा? पूरे साल रोजगार मिलता ही रहता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ईयर। प्रमोशनल मल्टीपल क्रॉपिंग करें, इसको बहु फसली बोलते हैं हिंदी में। रेजिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीरियड ऑफ लैंड। ठीक है जी, आप पढ़ लेंगे इसको। जो जो चीज़ें सिंपल हैं आप पढ़ सकते हैं, वो तो आप अपने आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेम 2 डिजीज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। सिंपल है, अपने आप कर लेंगे। एयर पोल्यूशन से अस्थमा, लंग कैंसर, वाटर पोल्यूशन से डायरिया, कोलेरा, नॉइस पोल्यूशन से हियरिंग प्रॉब्लम, और इसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। चलिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। ये कहते हैं ट्रू और फॉल्स बताना है। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। APS, ये कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या फार्मूला होता है भाई? S/Y। क्या करें? सारे की सारी इनकम भी हम सेव कर लें तब भी तो Y/Y होगा। सेविंग इनकम से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो सारे के सारे इनकम भी सेव कर लें तब भी आंसर कितना? 1 ही होगा। 1 से ज़्यादा कब होगा? जब ये इनकम से भी ज़्यादा हो जाए सेविंग, जो पॉसिबल नहीं है। यही इसमें आंसर में लिखा होगा। सेकंड, व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स के की वैल्यू यदि 1 है तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0 होता है। हैं? ये तो बात यस हो गई थी कि नेवर भी, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन ये कह रहा है यदि के की वैल्यू 1 है तो MPC 0 होगी। सीमांत बचत उपभोग प्रवृत्ति 0 होगी। निकाल के देख लो भाई, के इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो के की वैल्यू कितनी रख लूँ? 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1। MPC को इधर ले जाऊं, इधर कितना आ गया बेटा? 1 माइनस 1, 0। तो MPC ये यस। सॉल्यूशन करके देख लें, मैंने करके भी दिखा रखा है। दिया गया कथन सत्य है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड वाला पार्ट MPC 0 होगी। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6 एंड इनिशियल इनकम इन द इकोनॉमी इज 100 करोड़। प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा जी? ये कह रहा है कि MPC कितना है? 0.6 इकोनॉमी में। इनिशियल इनकम 100। प्रिपेयर ए शेड्यूल, एक टेबल बनानी है शोइंग, जिसमें इनकम हो, कंजप्शन हो और सेविंग हो, और इक्विलिब्रियम लेवल भी निकालना है जब इन्वेस्टमेंट 80 करोड़ हो। चलिए जी, टेबल बनानी है। MPC कितना दिया हुआ है? 0.6। ये अभी हमें पता नहीं है। या पता है? देखो जरा, नहीं, 100 है। चलिए, तो इनकम, इनिशियल इनकम 100 थी। ठीक है भाई, हम टेबल कैसे बनाते हैं? 0, फिर 0 से 100, 200, 300, इस तरह से Y बना लेंगे। अब C और S और बनाने हैं। C का कोई फॉर्मूला याद है? एक फॉर्मूला हमें याद है, C इज इक्वल टू C बार प्लस
बी वाई। सी बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, जब इनकम जीरो होती है। देखो जरा, बी वाई, बी कितना है, बी इज 0.6, ऐसा ही है। चलो पहले तो हम सी का ये फॉर्मूला लिखते हैं। ये लिख लिया बेटा जी मैंने सी का फॉर्मूला। अब हम क्या करें, ये कहता है यहां पे देखिएगा बेटा जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, 0.6। एमपीएस 6 रख ली, एमपीएस 6 रखो। ऑटोनोमस कंजप्शन इज 40। चलो जी ये भी लिख लेते हैं हम, 40 हो गया। सेविंग कितनी होगी, इनकम कितनी है, जीरो। इनकम जीरो है, कंजप्शन 40 है, सेविंग कहां से आएगा, ये -40 होगी। इनकम 100, तो वाई की जगह में कितना रख लूँ, अब कंजप्शन निकालना है मुझे। ये 40 प्लस 0.6 इंटू 100, निकालो भाई। 40 प्लस कितना, 60, 100, तो इनकम कितनी हो गई, 100। सी सॉरी कंजप्शन 100, सेविंग जीरो, क्योंकि 100 रुपये कमाए, 100 ही रुपये हमने क्या कर लिए, खर्च कर लिए, सेविंग जीरो। 200 पैसे निकाल लेंगे बेटा जी हम। 200 यहाँ इसकी जगह कितना रख लूँगा मैं, 200 कितना हो गया, 120। 120 प्लस 40 कितना हो गया, 160। तो यहाँ कितना कर दूँ, 160। सेविंग कितनी हो गई, अब 200 रुपये कमाए, 160 रुपये, 40 रुपये की सेविंग हो गई। ठीक है बात। इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं। चलिए जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक पार्ट और भी पूछा था, प्रिपेयर ए शेड्यूल। शेड्यूल हमने बना लिया। आल्सो इक्विलिब्रियम लेवल पता करना है जब इन्वेस्टमेंट 80 है, आई इज इक्वल टू 80। इक्विलिब्रियम लेवल पे एस इज इक्वल टू आई होता है, वाई इज इक्वल टू, हम मुझे फॉर्मूला पता है सी प्लस आई, और आई की जगह मैं क्या रख लूँ अब, एस, क्योंकि इक्विलिब्रियम, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो c की वैल्यू ये वाली प्लस आई, सॉरी सारा ही गड़बड़ हो गया भाई। y इज इक्वल टू होता है बेटा c प्लस एस, और इक्विलिब्रियम लेवल पे एस इज इक्वल टू आई होता है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और c की वैल्यू ये रख ली, i है ही, ये c की वैल्यू है ना। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना मेरा 46, y 80। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 300 करोड़। चलिए जी, इससे आगे डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, डिस्कस द मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट इन रिसेंट कंट्रोल डिजीज। पब्लिक हेल्थ क्या होती है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टेट्स ने आजकल क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं, उनके बारे में है। तो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी बात बनेगी। द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी एज प्रिवेंटिव मेडिसिन। चलिए छोड़ दीजिए बेटा, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। इसके बाद बेटा रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 8 एंड 9 गिवन बिलो। ये आपको वही केस स्टडी दे दी है। केस स्टडी देकर चाइना से, इंडिया पाक चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ये केस स्टडी आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रीजन फॉर इंडियाज एफडीआई बीइंग स्लगिश कंपेयर टू दैट ऑफ चाइना। चीन की तुलना में भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
के सुस्त होने के कम है, बहुत धीमे धीमे आ रहा है बाहर से चीन की अपेक्षा कंपेयर करेंगे तो उसके कारण बताने हैं। तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो मिल जाएंगे। इसमें भी नहीं, आपको याद भी होने चाहिए, है ना। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। अनलाइक इंडिया, चाइना इज ग्लोबल प्लेयर इन द एफडीआई मार्केट, ये इसी से वो सेंटेंस उठाया हुआ है। वेयर एज इंडिया एफडीआई हैज बीन जनरली स्लग्स टिल द अर्ली 90s बट लेटर इन 21st सेंचुरी। अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो चाइना क्यों है, इसके तो रीजन क्या है। चाइना रिफॉर्म्स प्रोसेस बिगेन मोर स्ट्रांगली एंड कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूरिंग, ये कब हुए थे चाइना के, 1978 में ही रिफॉर्म्स शुरू कर दिए थे चाइना ने। पाकिस्तान ने 1988 में, और हमने सबसे लेट 1991 में रिफॉर्म शुरू किए थे। द ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ चाइना इकोनॉमी हैड बीन फार वाइडर दैन द इंडियन इकोनॉमी, ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ ज़्यादा चांसेज हैं इम्प्रूवमेंट के, इसलिए वहाँ एफडीआई ज़्यादा आता है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड, चाइना एस्टेब्लिश्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की थी, है ना। और सो एंड सो पढ़ लेना बेटा जी इसको। नेक्स्ट, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टुवार्ड्स बूस्टिंग एफडीआई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने चाइना की इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट किया, किस तरह से बढ़ाया, है ना, वो उसके बारे में लिखना है। तो ऐसी जेड के बारे में लिखना है, पढ़ लेना, सिंपल है, किताब में आपके में लिखा हुआ भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ वाटर पोल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेज दैट इट इज एंश्योर वेलफेयर थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, पोल्यूशन की डिफेंड और रिफ्यूट, पोल्यूशन की बात हो रही है, ऑयल रिफाइनरी पोल्यूशन कर रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ये तो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से है। नहीं जी, जीडीपी ये है नेशनल इनकम वाले चैप्टर से क्वेश्चन। डिफेंड और रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट मैनेजमेंट विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी एज वेलफेयर मेजर्स ऑफ द इकोनॉमी। आर्थिक कल्याण वाला एक है मामला जीडीपी में, अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रबंधन के तर्क का बचाव या खंडन करें। ये कह रहा है कि भाई हमारी ऑयल रिफाइनरी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है ना, तो हम जीडीपी में बहुत योगदान देते हैं। भाई इतना नहीं देते जितना तुम बता रहे हो, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी आसपास की वाटर बॉडीज को, कुएं, तालाब, है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको पोल्यूट कर सकती है। और वो पोल्यूशन से वो जो पानी ख़राब हुआ है उसके ना तो हमें बेनिफिट्स, उसके जो लॉसेज होंगे उसके लिए पे नहीं करती, ना ही वो जीडीपी में कहीं काउंट होता है। तो इतना भी फ़ायदा नहीं कर रही जितना ये जीडीपी में दिखता है। देन पढ़ लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना है, समझना है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ जी, इसका नाम पूछा है इसने बेटा जी, ये ए बी, इतना जो पार्ट है। शो इन द फिगर, डिफाइन इट, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीगल रिजर्व रेशो, है ना, एलआरआर का रोल पूछा है टू रिड्यूसिंग इट, इसको कम करने में इसका एलआरआर का रेट बताओ। भाई कौन से है ये, कौन सी यूनिट से है, एडीएएस से है, पहली चीज। इट मीन्स या तो ये एक्सिस डिमांड की बात कर रहा है, या कौन सी, एक्सिस डिमांड या डेफिसिट डिमांड, तीसरी डिमांड तो है ही नहीं हमारी। इन्फ्लेनेशरी गैप या डिफ्लेनेशरी गैप, इन्हीं में से है। अब भाई तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। बाई चांस ये हुआ इन्फ्लेनेशरी, मैंने डिफ्लेनेशरी का तुक्का मार के लिख दिया, तो नंबर कितने आएंगे, 0। तो इसको बेटा जी एक बार समझ लीजिए, है ना। यहाँ एडी कहीं कुछ यू लिखा होता तो हमें अंदाजा हो जाता कि भाई ये एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एडी ये वाला एडी 0 लिख दिया, एडी 1 लिख दिया, नहीं बनेगी बात, है ना। एडी एफ लिखा होता है तब तो मैं मान लेता भाई ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, और ये एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट है,
तो फिर तो ये कैसा हो गया, डिफ्लेनेशरी गैप हो गया, लेकिन एफ और ई भी नहीं लिखे हुए। तो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कैसा भी डायग्राम आए तुम्हें आपको आइडिया हो जाएगा। देखिएगा, इसने तो फिर भी कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम ये वाली लिख दी है, तो कुछ अंदाज़ा है, लेकिन कई बार ये भी नहीं लिखते ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है बेटा जी, ये 45 डिग्री की एक लाइन होती है, कौन सी, हमारी वाई 45 डिग्री। इस चीज़ को एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो हमेशा डायग्राम में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। दैट इज ए डी, दैट इज वाई, जो भी कुछ है। एक लाइन ये डाली हुई है बेटा जी, एक लाइन ये डाली हुई है, इन्होंने इसको लिख दिया AD1, इसको लिख दिया AD2। ठीक है भाई, और कुछ नहीं लिखा। और एक पॉइंट ये बनाया है इन्होंने भाई, ये वाली लाइन को जहाँ भी क्रॉस करेगा एक पॉइंट ये होगा क्रॉसिंग पॉइंट, एक पॉइंट ये होगा। अब मान लीजिए ये वाली एक चीज़, एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा कि ये गैप हम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट से मेजर करना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से। अब देखिएगा, यदि ये वाली लाइन ADF है तो मेजर कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से ऐसे। समझ आई बात, क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट मेरा E होगा, नाम भले ही कुछ भी रख लूँ, A रख लूँ, B रख लूँ। तो भाई ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ADE, एक्सिस डिमांड, है ना, AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तब ये कौन सी होगी, ADE। तो ये कौन सा हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है इसमें कि हम क्या करें, ये ADF हो सकता है। यदि ये ADF है तो यहां से मेजर करेंगे फिर, क्योंकि अब ये वाली इस लाइन का क्रॉसिंग पॉइंट ये है, यहां से मेजर नीचे की तरफ करेंगे, है ना। हालांकि निशान नहीं लगा होता इसमें कभी भी, लेकिन ये पॉइंट कौन सा है जहां से हम मेजर करना शुरू करते हैं, वो हमेशा ADF होता है। तो उस कंडीशन में ये डायग्राम क्या बन जाता है भाई, डिफ्लेनेशरी गैप। तो एक ही डायग्राम में यदि यहां से लाइन खिंची हुई है तो ये डिफ्लेनेशरी गैप है, ये वाली लाइन डली हुई है तो ये इन्फ्लेनेशरी गैप है, क्योंकि यहाँ से लाइन डलते ही ये ADF हो जाता है और यहाँ से लाइन डलते ही ये वाला ADF बन जाता है। क्लियर हुई बात। हमें ये देखना है कि डायग्राम में ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, चलो जी, लाइन यहाँ से खींची या लाइन यहाँ से खींची। यदि लाइन यहाँ से खींची है तो ये ADF है, और लाइन यहाँ से डली है तो ये ADF है। क्लियर हुई बात। इट मीन्स G इज इन्फ्लेनेशरी गैप। लाइन इसमें कहाँ से डली है, या तो यहाँ से भी डल सकती थी, ये वाला गैप पूछते तो डिफ्लेनेशरी गैप होता, यहाँ से डली। इसका मतलब यहाँ से लाइन डली, ये वाला गैप पूछ रहे हैं, यहाँ से लाइन शुरू हुई है, इट मीन्स दैट इज ADF। यदि ये ADF है तो फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से, इट मीन्स दैट इज कौन सा, डिफ्लेनेशरी गैप, इन्फ्लेनेशरी गैप, सॉरी, इन्फ्लेशन होगा। यहाँ इन्फ्लेशन का मतलब है ये एक्सिस डिमांड की भी बात हो रही है, डिमांड ज़्यादा है। इकोनॉमी कहाँ है, AD इज मोर देन AS, दैट इज एक्सिस डिमांड, इन्फ्लेनेशरी गैप।
क्यों होता है, कैसे होता है, अपने आप कहानी पढ़ लेना ये, है ना। CRR का, SLR का क्या रोल है ये देख लेना, केवल ये बात इम्पोर्टेंट थी इसमें, वो मैंने आपको समझा दी। अब डिफ्लेनेशरी गैप को की डेफिनेशन लिखी हुई भी है, बुक में भी है, और इसका LRR का क्या रोल होता है, LRR बढ़ा देंगे। शॉर्ट में इतना बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने आप देख लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आप GDP, ये वाला नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है बेटा जी, इसमें नेशनल इनकम या जो भी कुछ पूछा है कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, NNPFC नेशनल इनकम पूछी ना, इट मीन्स NNPFC पूछी है ना। ये क्वेश्चन बड़े ठंडे दिमाग से शांति से करना है आपको, हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको तो मैं लिख भी देता हूं, NIT होता है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक, ठीक है भाई। विदेश, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA, यहाँ ध्यान से देख लेना है, टू अब्रोड तो नहीं है, नहीं है, तो इसलिए NFIA ठीक ठाक दिया हुआ है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। NIT में भी नेट दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भाई डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मैं अभी लिख लेता हूँ। नेट इंपोर्ट, मुझे अक्सर क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट है, तो इसका मतलब इसको -30 करना पड़ेगा मुझे बाद में, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट चाहिए मुझे। नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -30। इतनी सारी चीज़ें हमें एक बार की रीडिंग में देख लेना है। इसमें अब हमें यह भी देखना है कि भाई कौन सा मेथड लग सकता है। इसमें कुछ शब्द आपको पढ़े लिखे से लग रहे होंगे, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, इट मीन्स दैट इज कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, यही होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में हम हमेशा निकालते हैं GDPMP। क्या होता है मेरा GDPMP, फॉर्मूला पहले लिख मारो, उसके बाद फिर बात करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये वाला मेरा फॉर्मूला। वैल्यू रख के देख लो भाई। प्राइवेट वाला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 900 रख दूं वैल्यू सीधी सीधी, 900 प्लस गवर्नमेंट 400 प्लस क्या, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जरा कहाँ है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें ये देख लेना बेटा जी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। यदि यहाँ पे फिक्स्ड होता है ना, एक वर्ड केवल फिक्स्ड जुड़ा होता, सकल घरेलू, यहाँ पे स्थायी वर्ड लिख दिया होता, तो फिर इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ता ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा दे रखा है, तो मैं कितना लिख दूं 250, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिख दूं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में नेट इंपोर्ट लिखा हुआ था, मैंने पहले ही सोच लिया था एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो -30, इट मीन्स +-30। इसको सोल्व करोगे 1520 आ जाएगा। निकालना क्या है मुझे, नेशनल इनकम पूछी है मेरे से, NNPFC निकालना है, GDPMP मैंने निकाल ही लिया 1520। ग्रोस से नेट क्या कर दूं, माइनस डैप कर दूं। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है मुझे, नेशनल, प्लस NFIA कर दूं। MP से FC माइनस NIT कर दूं, ऐसा ही कर दूंगा।
मीन्स 1520 माइनस डेप, मैंने लिखा था अभी डेप, वहीं लिख लिया था इसीलिए, हाँ ये रहा जी डेप 20 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये लीजिए NFIA पहले ही लिख लिया था -40, ठीक ठाक है, एज इट इज उतार देना है, माइनस NIT पहले ही चेक कर लिया था, नेट वेट सब ठीक है, 100 माइनस 100, सोल्व करोगे 1360, यहाँ पहले रुपी लगा दो, फिर CR लिख दो, क्यों लिख दो, यहाँ से कहानी, बात खत्म हो गई। ये A पार्ट है, 3 मार्क्स का है। इसका B पार्ट, एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं आर लिमिटेशंस ऑफ टेकिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स वेलफेयर, बाह्यताएं सकल घरेलू उत्पाद के कल्याण के सूचक के रूप में लेने की एक सीमा है। सेम को किताब का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकायदा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रखा है। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, ये पूछ रहा है कारक कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, 3 मार्क्स का है, GNP एट FC, ये निकालना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पर। पहले एक वही क्वेश्चन पढ़ लें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मीन्स इन दोनों से पढ़ते समय अंदाजा लगाना, इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं हम, चेंज इन स्टॉक। इनडायरेक्ट टैक्स, नेट नहीं दिया हुआ, ये सब चीज़ें बड़ी सावधानी से पढ़ते समय निकालने नहीं है। इसका मतलब इसको मैं फिगर को एज इट इज़ नहीं उठा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिएगा, NIT चाहिए। NIT होता है फिर फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी, ये रही सब्सिडी, इन दोनों से निकलेगा भाई NIT, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट मीन्स ये तो डेप सीधा सीधा दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट, अब की बार इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट दे दिया तो ठीक है हमारा। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ओ 2 दिया हुआ है, क्या चाहिए मुझे, फ्रॉम चाहिए, इट मीन्स इसको क्या कर दूं, -300 कर दूंगा। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दे रखी है। चलो जी देखते हैं कौन सा मेथड लग सकता है भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, कौन सा बोलो, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम निकालते हैं GDP/MP, हम तो हमेशा यही निकालते हैं भाई, आगे फिर देखेंगे क्या निकाल। सबसे पहले COE फॉर्मूला लिख मारो इसका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस को बोलते हैं हम प्रचालन अधिशेष, और ये था हमारा कर्मचारियों का परिश्रमिक। इसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगारों की मिश्रित आय, ये भी प्लस डेप प्लस NIT, ये सारी कहानी मेरी GDP/MP को निकाल देगी। चलिए जी रखते हैं वैल्यू, COE कितना है भाई, कर्मचारियों का परिश्रमिक 3000, बिल्कुल सिंपल है, सीधे सीधे ही रख लेना है, प्लस OS प्रचालन अधिशेष, कहीं दिया हुआ है भाई, नहीं दिया हुआ इसमें कहीं भी, है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट देखने हैं हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या क्या पार्ट हैं भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं बेटा जी कौन कौन से, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ तो फिर प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो जरा, रेंट दिया हुआ है कहीं, दिया हुआ है बेटा जी 600, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ 600,
प्लस दूसरा हमें क्या चाहिए रेंट के बाद, इंटरेस्ट देख लो भाई, 900 भी दे रखा है इंटरेस्ट, 900 है ना। और देखो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ऊपर से हाँ एक प्रॉफिट दे रखा है ऊपर से। ये ऐसे पढ़ के देखना शुरू करते हैं हम, प्रॉफिट 800, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, रेंट इंटरेस्ट ठीक है, प्रॉफिट का 800 और प्लस कर लूँ मैं, ठीक है। अब प्रॉफिट जब मेरे पास 800 हो गया तो फिर अब मुझे डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स, इन सब की ज़रूरत नहीं। तो ये ओएस हो गया। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम सीधी सीधी दे रखी है 5000, चलो जी। प्लस डेप अभी लिखी थी मैंने 850, 850 प्लस एनआईटी, एनआईटी देखना जरा दी हुई है कहीं, दी हुई है, सीधी सीधी नहीं दे रखी। अप्रत्यक्ष कर एनआईटी निकालनी पड़ेगी मुझे, कैसे निकालूं, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी कितनी बेटा जी 700 माइनस सब्सिडी कितनी 100, तो एनआईटी हो गई मेरी कितनी 600। अच्छा यहाँ मुझे एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो प्लस कितना कर लूँ मैं इसे 600, तो जीडीपी एमपी आ गया बेटा जी मेरा 11750। अब मुझे निकालना क्या था इसमें, जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, ग्रोस से ग्रोस कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल क्या कर दूं प्लस एनएफआईए कर दूं, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी कर दूं, चलो जी 11750 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए देखो भाई ये वाला मैंने शुरू में देख लिया था कि 2 है, मुझे चाहिए फ्रॉम, इसलिए 300 को मैं -300 कर दूंगा। तो यहाँ कितना कर दूं मैं, प्लस होना है लेकिन एनएफआईए की वैल्यू कितनी है -300, माइनस एनआईटी, एनआईटी की वैल्यू थी मेरी कितनी 600, अभी निकाली थी मैंने ये वाली, और यहाँ पे भी वैल्यू ये रखी थी एनआईटी की, ये वाली वैल्यू रखी थी ना -600, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा जी 10850 रुपये, रुपीज और करोड़। क्यों, यहाँ से ये वाला 3 नंबर का आपका काम हो गया। चलिए जी सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, बी पार्ट, डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये तो आपको निकाल ही लोगे है ना, पढ़ लोगे, मतलब ये वही हिंदी में। एक 13 क्वेश्चन, व्हाई हैज वाटर बिकेम एन इकोनॉमिक कमोडिटी, पानी आर्थिक वस्तु क्यों बन गया। आर्थिक वस्तु कौन सी होती है, जिसको हम खरीदते हैं बेचते हैं, इट मीन्स वो दुनिया में इतनी कम है, कम है या हो गई है कि अब उसको हम पैसे से नापने लगे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो एन इकोनॉमिक कमोडिटी इज वन विच सोल्ड और परचेज इन द मार्केट, जो खरीदी और बेची जाती है। एक कमोडिटी बिकेम इकोनॉमिक क्यों होती है, व्हेन इट इज नॉट सो एबंडेंट दैट कैन बी मेड फ्रीली अवेलेबल टू वन टू ऑल। हर एक को यदि कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो फिर तो वो मार्केट में बिकेगी क्यों, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाती है तो वो हर एक को फ्री नहीं मिल पाएगी। जैसे हवा है, हवा एयर मार्केट में नहीं बिकती अभी, हमारे यहाँ कुछ देशों में बिकने लगी है अब धीरे धीरे। फ्रेश एयर हमारे यहाँ नहीं बिकती क्योंकि लोगों को अवेलेबल है, तो अवेलेबल है तो फिर मार्केट में नहीं बिक रही। इट मीन्स अभी एयर हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं हुई है, इकोनॉमिक कमोडिटी नहीं बनी है। लेकिन वाटर, बिस्लेरी की और दुनिया भर के ब्रांड बिकते हैं बाज़ार में, तो वाटर हैज बिकेम एन इकोनॉमिक कमोडिटी क्यों हो गई है, इसके रीजन अब आप अपने आप पढ़ लेना। सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन चाहिए इसे, गिव इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस बड़े क्लियरली किताब में भी लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, पढ़ लेना बेटा जी है?
हाँ, ये फंक्शंस हैं, 4 फंक्शन, इनको याद भी कर लेना, इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए, आज का ये चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये आपको उम्मीद है ठीक से समझ आया होगा। आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका